Like itu bikin komen juga ramon. करने की फैसिलिटी है। गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोग देख रहे हैं इतिहास। इतिहास में हम लोग कुछ देख रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं इतिहास। इतिहास के क्रम में हम लोग कुछ पढ़ रहे होंगे। क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? क्या तुम ये नहीं बता पा रहे पढ़ क्या रहे हम लोग? क्या पढ़ रहे हम लोग? क्या पढ़ लिया अभी तक? तुम घर में बता के आए कि हम लोग पंचवर्षीय योजना के बाद ही सफल होंगे। बताया घर में ऐसा? सीधा बोलने को क्या हुआ है कि सर पाषाण काल पढ़ लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, ये बोलने में समस्या है? हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया है? पाषाण काल देख लिया। और हम लोग क्या किसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं? अभी पाषाण काल से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। कॉपियां बंद कर देंगे सारे, है ना, जल्दी जल्दी। ऑनलाइन में भी अगर कोई जोड़ेंगे तो जवाब देंगे, बाद में जोड़ेंगे तो भी जवाब देंगे। जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, ठीक है? आग की खोज पाषाण काल के किस काल से संबंधित है? हाँ जी। अंत्योष्टि का कार्य कब शुरू हुआ है? किस काल से? मनका की खोज। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सोपियस है। किस काल से? पाषाण काल के किस खंड से शुरुआत मानी जाती है? न पाषाण काल से। अच्छा, आप पहली क्लास से आज? ठीक है। बाकी तुम तीनों पीछे देंगे कुछ जवाब की नहीं? बुर्जहोम किस प्रदेश में संबंधित? वर्तमान समय में बुर्जहोम किसके लिए जाना जाता है? पूरा पाषाण। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश कार्तिक जवाब देंगे जल्दी जल्दी, है ना? और बाकी अगले के लिए क्या क्वेश्चन है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, ये बोलेगा, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, हाँ, जॉर्ज मैसन ने, है ना? चार्ल्स मैसन बोलना है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का हवाई सर्वेक्षण किसने किया? या सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण की बजाय सर्वेक्षण लिखो। सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम ने। बताया नहीं है, पढ़ा नहीं है घर में जाके। ये सत्तू खाने में व्यस्त है, ये नहीं पढ़ रहा घर में जाके।
है ना? हाँ, चार्ल्स मासन, त्रिभुजाकार, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाले सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मेरे को बताएंगे कल हमने क्या क्या देख लिया, उसके आगे हम पढ़ेंगे। पहले क्या बताया थी इसके बारे में? मतलब परिचय देख लिया है, मतलब परिचय देख लिया। परिचय में हम लोग समझ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा है, अन्य सभ्यताओं की किस तरह भिन्न ये देखना है, और साथ में हम लोगों को इसका पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिणी विस्तार देखना है, ये देख लिया होगा। उसके अलावा किसी शहर के बारे में पढ़ चुके हैं, हड़प्पा शहर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हड़प्पा में क्या क्या चीजें मिली थी हमें? सबको अलग अलग मिला है यहां पर। ओ माय गॉड, ये किस तरह का जवाब दे रहे तुम लोग, है ना? ये बैठे हुए ऐसे, एक छात्र यहाँ बैठा हुआ है, RS-37 कब्रिस्तान, उधर परे वाले को याद आया, ओखली सर उधर इस तरफ याद है। ओ माय गॉड, इधर तो वो भी मिला, एक सींग वाला जानवर भी मिला है। चलो जी, हड़प्पा से कुछ समय से चीजें मिली थी, वो हमने कल देख ली, जिसमें से स्वास्तिक चिन्ह था, ओखली थी, श्रमिक आवास थे, अन्नागार थे। अन्नागार के अलावा एक सींग वाले जानवर की खोपड़ी यहाँ पे मिली है। उसके बाद हाथी का कपाल भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है हमें। कहां पर? हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषता है, ठीक है। हाँ, मृत देवी नहीं बालक, मृत देवी नहीं, मृत देवी नहीं, मातृ देवी की मूर्ति है। क्या? हड़प्पा सभ्यता के साथ एक और चीज लिखेंगे, हड़प्पा यानी कि हड़प्पा शहर के लोग चांदी के प्रयोग से परिचित थे। हाँ, ऑनलाइन वाले सही लिख रहे हैं, मातृ देवी की मूर्ति, है ना? ये किससे परिचित थे? साथ में चांदी से ही लोग परिचित थे। चलो अगले कुछ शहरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगला शहर हमारे पास, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस देश में स्थित है? जिला कौन सा है? लरकाना, लरकाना जिला, ठीक है। खोज किसने करी है? राखलदास बनर्जी जी ने खोज करी है, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, यानी कि सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और ये मृतकों का टीला अर्थ किस भाषा में है? सिंधी भाषा में। किस भाषा में इसका अर्थ क्या है? सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला इसका अर्थ है। समझाया? यहां से हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई, आप लिखेंगे। ब्राह्मणावास, स्नानागार, सूती वस्त्र, पशुपतिनाथ की मूर्ति, सभागार, ठीक है। सभागार के बाद यहां पे हमें मिली है कांसे की नृत्य की मूर्ति। कांसे की नरकृति की मूर्ति, और साथ में यहां पे मिला हमें अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार हमें यहां पे मिला। तो ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। क्या क्या मिला यहां पर? ब्राह्मणावास,
और स्नानागार और सूती वस्त्र, पशुपतिनाथ की मूर्ति और सभागार और कांसे की नृत्यिका की मूर्ति, साथ में क्या मिला यहाँ पर, अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राह्मण आवास तो चलो ठीक है, आवास है ना। स्नानागार आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे शहर के बीचों बीच था, शहर के, यह शहर के बीचों बीच था। अगर स्नानागार शहर के बीचों बीच है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, यह स्नान के उद्देश्य से बनाया होगा कि या कोई धार्मिक अनुष्ठान के उद्देश्य से बनाया होगा। प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था, अनुष्ठानिक उद्देश्य था या इसे व्यापारिक उद्देश्य था, किस उद्देश्य से इसे शहर के बीचों बीच बनाया गया होगा। तालाब में कौन सा व्यापार हो रहा है भाई, खुद बनाए हुए। सुंदरनगर झील में कौन सा व्यापार हो रहा है कोई व्यापार, हाँ? कैसे सोच लिया व्यापार, वाह ये कैसा जवाब हुआ, मैंने सोच लिया, अमीर लोग सोचते हैं इस बारे में, मेरे को नहीं पता है, ऐसा नहीं बोलना है ना। स्नानागार शहर के बीचों बीच इसलिए था, ये इसका मतलब है कि अनुष्ठानिक यानी कि धार्मिक कार्य के लिए यूज होता होगा। आपने कभी शहर के बीचों बीच स्विमिंग पूल देखा है, कहां होता है, शहर के बाहर होता है। चाहे मंडी की बात कर लो, चाहे यहाँ की बात कर लो, कहीं भी शहर के बाहर होगा। यानी कि शहर के बीचों बीच अगर स्नानागार है तो इसका उद्देश्य क्या है, कहा किसका क्या उद्देश्य है, इसका धार्मिक उद्देश्य है। सूती वस्त्र यहां से प्राप्त हुए हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, लेकिन पशुपतिनाथ की मूर्ति के साथ बहुत सारी चीजें जो शिव जी से संबंधित है, डमरू है, त्रिशूल है, बैल का चित्र है ना, और क्या क्या शिव जी के साथ चलता है, सांप का चित्र है, ये सारे के सारे कहां मिले हैं, यहां पर जैसे सांप है, डमरू, त्रिशूल, नंदी बैल, ये सारे कहां पे, इसके चित्र यानी कि इसकी मूर्तियां कहां मिली हमें, पशुपतिनाथ की मूर्ति के साथ इसकी मूर्तियां मिली। उसके बाद सभागार मतलब मीटिंग हॉल, ठीक है। उसके बाद कांसे की नृत्यिका की मूर्ति यहां पे मिली और साथ में क्या मिला है, ओ माय गॉड, देखो ऑनलाइन वाले छात्र कितने क्रिएटिव हैं। जब ये क्लास में आया था तब इसने लिखा गुड मॉर्निंग सर, फिर इसको 15 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि आफ्टरनून हो गई है, फिर अब लिख रहा सर सॉरी सर गुड आफ्टरनून लिखना था। मतलब इसने किसी का मेरे को गुड मॉर्निंग मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, टाइप नहीं करा इसने, दिनेश कार्तिक फॉरवर्ड करा है मैसेज, जो सुबह किसी को भेजा था उसी को उठा के मेरे को दे दिया भैया, सर लो आप भी तो वही हैं। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आएगा ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण क्या करेगा, स्नान करेगा, स्नान करने के बाद क्या करेगा, सूती धोएगा नहीं, पहनेगा, है ना, सूती वस्त्र पहनेगा। उसके बाद कहां जाएगा, मंदिर जाएगा। मंदिर के साथ में क्या है, सभागार में क्या लगा होगा, नृत्य लगा होगा, और नृत्य के बाद क्या करेगा, वो खाना खाएगा। तो याद हो जाएगा कि नहीं। सबसे पहले क्या करेगा, ब्राह्मण आएगा, क्या करेगा, स्नान, उसके बाद पूजा करेगा, पूजा करने के बाद कहां जाएगा, उसके बाद सभा में क्या चला होगा, और नृत्य खत्म होने के बाद क्या करेगा। यह सिंपल, जीएस मुश्किल है, बिल्कुल असाधारण सी बात है ना। देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन विशेष बात है मोहनजोदड़ो में किसी तरह का कोई भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कि यहाँ पे जहां पे व्यवस्थित तरीके से, अगर जब मान के चलिए जैसे व्यवस्थित तरीके से मानवों को दफनाते होंगे या जलाते होंगे, इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पे एक मृतकों का ढेर मिला है। किसका ढेर मिला है, मृतकों का ढेर यहां से मिला, और जो सब थे वो कटे फटे सब थे, कटे फटे सब यहाँ पे मिले हैं। यानी कि सबों में क्या होगा, यहाँ पर अभी इतने सालों बाद क्या मिलेगा, कंकाल ही मिलेंगे। तो कई कंकाल की बाजू नहीं है, कई कंकालों का सिर नहीं है, कई कंकालों का पैर नहीं है, तो इस तरह से सब कुछ टूटा फूटा है। इस बात से क्या संकेत निकलता है, हाँ यहाँ पे क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। यहां पर क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। तो ये था किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में था। समझ आया यहां तक, लग गया पता कि नहीं। स्नानागार कहां पे था। अब देखो कल मैंने एक अन्नागार आपको हड़प्पा में भी लिखाया है, आज भी अन्नागार लिखाया। तो प्रश्न पूछेगा तुलनात्मक रूप से कि हड़प्पा शहर का अन्नागार ज्यादा बड़ा था या मोहनजोदड़ो का अन्नागार ज्यादा बड़ा था, किसका ज्यादा बड़ा था।
और मोहनजोदड़ो से आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी यही है। सबसे बड़ा शहर भी यही है। सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? मोहनजोदड़ो ही है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अगला एक और शहर है जिसका नाम है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो, ठीक है। इसकी खोज करी है गोपाल मजुमदार ने। ये ध्यान नहीं रखना आप लोगों को। तिथि बोल रहा था कोई बीच में, हाँ वो नहीं ध्यान रखना। तो मैं लग रहा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को सड़क का पता है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, तुम तो फिर भी क्लास में बैठे हैं। गोपाल मजुमदार, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है। नदी की बात कर लेते हैं, सिंधु नदी। कौन सी नदी, कहां पर है? पाकिस्तान, ठीक है। चंदहुदड़ो में बात करें तो यह एक छोटा सा व्यापारिक शहर है। कैसा शहर है? यह एक छोटा सा क्या है? व्यापारिक शहर है। व्यापारिक शहर होने के नाते यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। जो कैसा है? दुर्ग रहित शहर है। दुर्ग रहित से क्या था? दुर्ग समझते हैं आप लोग क्या है? क्या होता है दुर्ग? दुर्ग का मतलब होता है दुर्लभ। वाह क्या बात है, मतलब ज्ञान के पूरे चक्षु खोल दिए गए है ना। दुर्ग का मतलब दुर्लभ, तीसरी आंख खोल दी गई। दुर्ग का मतलब होता है जो किले के चारों ओर जो बाउंड्री है उसे कहते हैं दुर्ग, या शहर के चारों ओर जो बाउंड्री। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकतम शहर है, उन शहर के चारों ओर शहर के लोगों द्वारा एक बाउंड्री लगाई होती थी ताकि शहर सुरक्षित रह सके। लेकिन चंदहुदड़ो एक ऐसा शहर था जिसके चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं मिली है। अर्थात चंदहुदड़ो एक ऐसा शहर है जो कैसा है? दुर्ग रहित शहर है। यहां से हमें कुछ सामान मिला है। यहां से हमें सामान मिला है, महिला संबंधी सामान। क्या सामान मिला है? महिला संबंधी सामान में क्या होगा? कंघी, चूड़ियां नहीं, यहां पे मेकअप का सामान यहां पे मिला है, मेकअप का। उस दौर की महिलाएं भी मेकअप करती थी। आजकल की महिलाएं तो चल ही मेकअप के दम पे रही है ना। हाँ जी, गलत बोला? वाह, ये बीच बीच में बहाना लगाती है, नेचुरल ब्यूटी ऐसे करके, ऐसे हाथ भी ऐसे रखती है फिर बीच में ऐसे, है ना। वाह भाई वाह, है ना। मेकअप का सामान कंघी, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट के साथ यहाँ पे मिला है। जैसे आपको, जैसे बिल्ली भाग रही हो, कुत्ता उसका पीछा कर रहा हो, तो कुत्ते ईंट है उसके ऊपर डिजाइन बना है अलंकृत, उसके ऊपर अलंकरण यानी कि डिजाइन बनाया गया, उसे क्या कहेंगे? अलंकृत ईंट, ठीक है। उसके बाद कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, बिल्ली आगे भाग रही थी, कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था, इस तरह से निशान मिले हैं, कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान। कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान भी यहीं पर मिले हैं। तो ये कहां का शहर था? ये पाकिस्तान का कौन सा शहर? चंदहुदड़ो ये शहर था, है ना। महिला संबंधी सामान, कंघी, मेकअप, अलंकृत ईंट, कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान हमें कहां प्राप्त हुए? कुत्ता पीछे बढ़ गया, है ना। ये ज्यादातर अगर चंदहुदड़ो से प्रश्न पूछेगा तो ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खास विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? यह चंदहुदड़ो की यह विशेषता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ ये वाला तभी तो अंडरलाइन किया मैंने, है ना। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है।
दूसरा, महिला संबंधी सामान में भी एक साथ पूछ लेता है कि महिला संबंधी सामान किस स्थल की विशेषता है, तो उसका आंसर क्या होगा? चंदहुदड़ होगा। ठीक है, उसके बाद यहीं पे अगले पेज में चलते हैं हम लोग। एक और शहर है पाकिस्तान का जिसका नाम है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर के विषय में कुछ पढ़ा होगा, क्या विशेषता थी इसकी? कल ही पढ़ा है, बालक मना कर रहा है। किस नदी के किनारे है? डास्क नदी के किनारे स्थित है। और दूसरी विशेषता क्या है इसकी? सबसे पश्चिमी शहर है। और पश्चिमी शहर होने के साथ साथ सुतका गैंडोर एक छोटा बंदरगाह भी है। सुतका गैंडोर एक छोटा बंदरगाह शहर भी है। सुतका गैंडोर एक छोटा बंदरगाह शहर भी, ठीक है। हाँ, डास्क नदी, बिल्कुल है ना, ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान में यही छोटे छोटे शहर है ना। उसके बाद आप एक जुदीर जोधड़ो एक शहर लिख सकते हैं, है ना, जुदीर जोधड़ो। यानी इसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, पाकिस्तान का एक शहर है, बस उतना याद रखना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। ना, अब हम चलते हैं भारत की ओर। देखो, शहर तो मिले 350, तो क्या एग्जाम की दृष्टि से और आपको पढ़ाने के उद्देश्य से क्या 350 शहर पढ़ाना जरूरी है? कितने शहर पढ़ने पड़ेंगे? 7-8 शहर पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान के 3-4 शहर महत्वपूर्ण थे जो हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं भारत की ओर। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हरियाणा में, पंजाब में, पंजाब के बाद राजस्थान में, गुजरात में देखने को मिला। उसके बाद दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में भी विस्तार है कि नहीं? दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणी शहर कहां पर है? दहमाबाद। और किस राज्य में है? वर्तमान समय के महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। तो हम लोग पहले हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में 2 स्थान मिले जिनका एक का नाम है बनवाली और दूसरे का नाम है राखीगढ़ी। बनवाली और राखी। पहले बनवाली की बात कर लेते हैं। देखो, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता की यह विशेषता है कि उसकी सड़कें सारी की सारी समकोण पर काटती हैं, यानी कि सीधी हैं। लेकिन बनवाली एक ऐसा शहर था जिसकी सड़कें समकोण पर नहीं काट रही थी, यानी कि सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। इस शहर की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, एक बात यह है। दूसरा, बनवाली से अगर आप ध्यान रखेंगे तो बनवाली से हमें जूता हुआ खेत मिला है। जूता हुआ खेत हमें यहां से प्राप्त हुआ। दूसरा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमें अगला शहर हमारे पास है राखी, ठीक है। एक 2 शहर में आपको करंट अफेयर में भी लिखाऊंगा। मीताथल एक शहर है जो करंट अफेयर में लिखाया जाएगा, जो भी कहां प्राप्त हुआ है? हरियाणा में प्राप्त हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे हरियाणा से रिलेटेड। बनवाली मुख्यतः शहर, प्रश्न पूछेगा कि बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का बनवाली स्थल किस राज्य में है और राखीगढ़ी स्थल किस राज्य में? तो कहां लिखना आप लोगों को? हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में स्थान मिला जिसका नाम है कालीबंगा। कौन सा स्थान मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, ठीक है। अगर यहां पे प्राप्ति की बात करें तो यहां पे पहली बात ये चूड़ियां यहां से मिली हैं। हल यहां पे मिला है। क्या मिला है यहां पर? हल भी यहां पर मिला है। तो हल यहां पे ओ माय गॉड,
है ना। यानी कि मतलब जूता हुआ खेत, तो आप समझ गए कि नहीं, है ना। ऑनलाइन में दिनेश कार्तिक, है ना सर, थोड़ी देर पहले सर ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैं सर का बनाता हूँ, सर आपने जूता लिख दिया है ना, बदला ले रहा है मेरे से, है ना। हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। तो हरियाणा और राजस्थान का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, कालीबंगा, ठीक है। और चलते हैं पंजाब में। पंजाब की बात करें, पंजाब में एक स्थल जिसका नाम है रोपड़, ठीक है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की विशेषता यह है, इसकी खोज करी है गोपाल मजुमदार ने, गोपाल मजुमदार, यज्ञदत्त शर्मा ने, किसने खोज करी है, यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की विशेषता यहाँ की मानव के साथ साथ कुत्ते के सब भी मिले, या जहां पे मानव को दफनाया गया उसके साथ किसके सब मिले हैं, कुत्ते का। यानी कि यहाँ पे द्विसवाधान की व्यवस्था थी। किसकी व्यवस्था थी, द्विसवाधान। और द्विसवाधान यानी कि दो सब एक साथ दफनाए गए, और दो सब कौन कौन से हैं, मानव और कुत्ता। और इस तरह का एक साक्ष्य हम लोगों ने पाषाण काल में भी देखा कि शहर में, कल पढ़ाया है, बुरझोम में, कश्मीर में, मैंने बताया था कि मानव के साथ किसको दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कौन सा शहर है हमारे पास, रोपड़, जो कहां पर है, पंजाब में। किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। किसके प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, द्विसवाधान के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। अगला हम लोग चलते हैं गुजरात की ओर। कहां चले हम लोग, गुजरात में अगर स्थान की बात करें तो बहुत फेमस स्थान है, इसका नाम है धौलावीरा। पहला स्थान कौन सा है, धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष स्थल है। धौलावीरा जो स्थान है अपनी अद्वितीय जल प्रबंधन नीति प्रणाली के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए यह जाना जाता है। कौन सा शहर, धौलावीरा। नॉर्मली अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों को देखेंगे तो अन्य स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहर थे, दो भागों में विभाजित थे। किस भागों में विभाजित थे, दो भागों में। अन्य सभी शहर कितने भागों में विभाजित थे, है ना। लेकिन अकेला धौलावीरा ऐसा शहर है जो तीन भागों में विभाजित था। कितने विभाजित था, तीन भाग में, ठीक है। दो भाग में एक भाग होता था उच्च भाग और दूसरा होता था निम्न भाग, जिसे अग्र भाग भी बोलते थे और पश्च भाग भी बोलते थे। जो ऊंचा भाग होता था वहां पे अमीर लोग रहते थे, जो निचला क्षेत्र होता था वहां पे आम जनता रहती थी, यानी कि गरीब लोग रहते थे। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहां पे कितने साक्ष्य मिले हैं, तीन मतलब तीन भागों में विभाजित मिला है। साइड से ऊंचा था, दोनों साइड से नीचा था, बीच में क्या था, ऊंचा था। नॉर्मली शहर मान के चलिए इतना बड़ा कोई शहर है तो यहाँ पे ऊंचा मिलेगा, यहाँ पे सारा का सारा लोअर मिलेगा। तो अन्य शहरों की विशेषता है। लेकिन धौलावीरा कैसा था, इस तरह से था, यानी कि बीच का जो हिस्सा था वो किसके लिए सेफ होगा, शासकों के लिए, है ना। शासक हमेशा से ही सेफ से सेफ जगह पर अपना महल बनाते हैं। अपने शहर के, आप जिस शहर से भी आते हैं, अपने शहर के अधिकारियों के ऑफिस और उनके क्वार्टर देखना जरा। शहर की सबसे प्राइम लोकेशन पर उनका घर होगा, जो सरकार के द्वारा बनाया होगा। देख लेना आप लोग, चाहे जो भी आपके शहर का अधिकारी, डीएम है, एसडीएम है, या कोई एसएचओ का जो घर है, या उनका कोई ऑफिस है, कहां पे मिलेगा, जो सबसे बेहतरीन स्थान होगा उस शहर का, वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। धौलावीरा में हमें स्टेडियम भी मिला है। धौलावीरा में हमें क्या मिला है, स्टेडियम भी यहां पे मिला है। तो स्टेडियम, हाँ जी, स्टेडियम में क्या खेलते होंगे ये लोग, पोलो, क्रिकेट। ओ भाई वो क्रिकेट तो आधुनिक खेले हैं, पोलो वगैरह तो ये तो आधुनिक खेले हैं। घुड़सवारी, घोड़ा तो था इन इस काल में। तलवार से परिचित ही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तलवार के बारे में जानते ही नहीं है। वाह, तुम्हारी कल्पना कितनी जबरदस्त है। नहीं, स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, टूर्नामेंट हो रहा धौलावीरा में, स्नानागार लाया जाएगा मोहनजोदड़ो से, कहां रखा जाएगा,
धौलावीरा में फिर स्विमिंग कराई जाएगी, फिर उसको शाम। तुम कैसी कल्पना करते हैं भाई। ये लोग खेल तो नहीं था आपस में जो लोकल उस समय का जो खेल किया होगा, और ज्यादा चांस लग रहे हैं कि ये लोग जानवरों की लड़ाइयों का ज्यादा आनंद लेते होंगे। दो बैलों को लड़ा दिया, मुर्गों को लड़ा दिया, इस तरह की लड़ाई का ये लोग ज्यादा आनंद लेते होंगे, ये प्रमाणित हो रहा है यहाँ से, है ना। बाकी अपनी जो लोकल खेल नहीं होती लोगों ने, वो तो चलो खेलते होंगे, है ना। जो ऐसे चौवा लड़कियां खेलती है ऐसे 6-7 बॉक्स बना के ऐसे, इस तरह से नहीं बनाया होता था एक। फिर यहाँ से एक स्लेट खिसका के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ खड़े हो सकते थे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ खड़े होके। हाँ, उसके बाद फिर कि कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसे पीछे को फेंकने होते थे ऐसे, फिर ये ऐसे करके कट लग जाता था। कैसे 3 होता है? हमारे यहाँ 2 ही होते थे। 2 नहीं होते थे। और लड़कियां इतनी सुस्त होती थी ना इस खेल में। एक बार हम उनके घर में खेल रहे थे, तो एक ऐसे करके ऐसे रखनी होती है ऊपर, फिर ऐसे लंगड़ी टांग कर चलना होता है। जैसे वो चली ना, मैंने वो स्लेट उठा दी वहां से, वो पूरा चक्कर लगा के आई, फिर ऐसे कर रही, ये गिरी नहीं, कहां चली गई। फिर दी मैंने उसको, मतलब ये है जी। हाँ जी, धमकी पे आ जाते नहीं। उस दौर में सारे ही ऐसे होते हैं, है ना। चंट कोई नहीं था। चलो जी, धौलावीरा पढ़ लिया आप लोगों ने। किसके लिए जाना जाएगा धौलावीरा? जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाएगा। और किसके लिए था प्रसिद्ध? ये स्टेडियम के लिए। और तीसरी खास बात, बाकी शहर कितने भागों में विभाजित थे और धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा के बाद यहाँ पे एक शहर है, इसका नाम है रंगपुर। कौन सा शहर है? रंगपुर। ये भी कहां पर है? गुजरात में। रंगपुर धान की जो धान का नहीं होता, जो पराली होती है, उसके लिए जाना जाता है। धान की पराली जो निकलती है, भूसा, उसके लिए जाना जाता है। रंगपुर के बाद यहां पे मिलेगा सूरकोट का। सूरकोट का भी कहां पर है? गुजरात में है। सूरकोट का भी कहां पर है? गुजरात में। अगर सूरकोट का की बात करें तो सूरकोट का में हमें प्राप्त हुआ है कलश समाधान। कलश कलश समाधान हमें यहां पे प्राप्त हुआ। कलश समाधान का मतलब क्या हुआ? लाश को कलश में डाल देना, यानी कि घड़े के अंदर लाश को रख देना, उसका उसी रूप में दफना देना उसको, ठीक है। बाद में जब लाश मिली तो किसके अंदर मिली है? घड़े के अंदर मिली। तो कलश समाधान के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं हमें, है ना। उसके बाद घोड़ा, ये भी कहां का सबक, ये भी कहां से मिला है? सूरकोट का से मिला है। हाँ जी, हाँ जी। इतना जानवरों के बारे में इतना परिचय नहीं हो पा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि लिखा तो कहीं नहीं है, अंदाजा लगा पा रहे। तो जानवर तो मिले हैं, घोड़ा मिला है, हाथी मिला है, गाय मिली है, लेकिन एक आधा कंकाल मिला है। तो उसे ये नहीं लगा सकता ना कि घोड़ा ही है ये। हाँ जी, तो छोटा कलश नहीं बनाना है, बड़ा कलश बना दो जिसमें आदमी आ सकता है ना। तो ये ऐसा करो, है ना। मतलब अगर कलश जो घड़ा है उसको इतना बड़ा बनाना ताकि उसके अंदर डेड बॉडी फिट हो जाए इस तरह से। तो कि इसका प्रावधान किस में रखा गया? कलश समाधान। हाँ जी, 21 का होगा फिर। तुम खतरनाक ही सोचते हैं तुम लोग भाई, है ना। अगला शहर हमारे पास है लोथल। ये अहमदाबाद यहीं पर है। ये क्या, ऑनलाइन वाले भी सोचेंगे क्या करते हैं लोग, है ना। मैंने पूछा लोथल, ये तो यही है अहमदाबाद के पास, यही, ये नजदीक है इधर। इसको ऐसा लग रहा है 2-4 किलोमीटर उधर पर है ये अहमदाबाद के पास लोथल। लोथल भी कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। लोथल एक व्यापारिक शहर है
व्यापारिक प्लस बंदरगाह शहर है। व्यापारिक प्लस बंदरगाह शहर है। यह बंदरगाह भी थी। प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध था। डॉक यार्ड यानी कि जहां पे जहाज आके रुकते थे, तो भी कौन सा होगा? डॉक। दूसरा, यहां से हमें फारस की मोहर प्राप्त हुई है। किसकी मोहर प्राप्त हुई है? फारस की मोहर हमें यहां से प्राप्त हुई है। फारस की मोहर अगर यहां प्राप्त हुई है तो इसका क्या मतलब है? हाँ, यानी कि ये लोग किसके साथ व्यापार करते होंगे? फारस के साथ इनका व्यापार होता होगा। वर्तमान में फारस जो है वो पहले जो आज उसका नाम पड़ा वो है ईरान। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि इन लोगों का व्यापार किनके साथ होता था? ईरान उस समय के फारस यानी कि वर्तमान ईरान के साथ इनका व्यापार होता था। साथ ही यहाँ पे हाथी के दांत मिले हैं। हाथी के दांत भी कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। दूसरा, यहाँ पे द्विसवाधान का प्रावधान यहां पर भी है। तो द्विसवाधान के प्रावधान से हम थोड़ा सा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे सती प्रथा थी। यहां पर सती प्रथा, लेकिन इस बात को ज्यादा प्रमाण नहीं दिया जाता, तभी मैंने आगे इसके आगे काटा लगा दिया। लेकिन इस बात को ज्यादा प्रमाणित दो इंसानों का मिला है। दो इंसानों को मिला, तब यहां पे हम लोग सावधान कैसे? हाँ जी, तुम लोग सुन लिया करो पहले ढंग से, है ना, उतावले नहीं बना करो। बात किस चीज की? दो, मैंने कहा कि दो शब्द दफनाए गए, तो ऐसा भी संयोग हो सकता है कि दोनों साथ में मरे हो। ऐसा भी संभव है। क्या पता एक पहले मर गया हो, फिर दूसरा भी उसी के साथ दफना दिया गया हो। तो हम सती प्रथा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सती प्रथा इसका नहीं बोल सकते हम लोग। दो सब इकट्ठा होने का मतलब ये दोनों साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से मिलेगा, आगे गुप्त काल में चलकर वो लिखा हुआ है, तब हमें पता चल रहा है। ये अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि हो सकती है, तभी मैंने आगे क्या करा है? क्रॉस लगाया। इसको आप नहीं भी कर सकते, इसको आप नहीं भी कर सकते। हाथी के दांत हमें मिले, फारस की मोहर। दूसरी, लोथल की सबसे बड़ी विशेषता यह है, बाकी जो शहरों के दरवाजे हैं, जैसे मान के चलिए सड़क है, हाँ, यहां मान के चलिए घर है, बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं, उनके घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं या तो साइड की ओर खुलते हैं, या तो इस ओर खुलते हैं, या तो पीछे की ओर, या तो साइड की ओर खुलते हैं। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं। जिसके दरवाजे किस ओर खुलते हैं? सड़क की ओर खुलते हैं। इसका क्या मतलब निकला? सड़क की ओर अगर दरवाजे खुल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? सड़क की ओर क्यों खुल रहे होंगे दरवाजे? क्या आपने कोई ऐसी दुकान देखी है जिसका शटर पीछे वाली साइड हो? यानी कि व्यापारिक शहर है, यानी कि बिजनेस होगा तो दुकान कहां पे होनी चाहिए? सामने। दूसरी बात, यह एक व्यापारिक शहर है, लोगों को बिजनेस करना है तो सामने दिखना चाहिए, और बाकी शहर लोगों के रहने के लिए है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से गाड़ियां चलेंगी, गाड़ियां तो क्या उस वजह से बैल चलेंगे, घोड़ा वगैरह, इस तरफ से सामान आने जाने के लिए लोग इधर उधर चलेंगे। तो छोटा बच्चा कई बार ऐसे निकल के बाहर ना चला जाए, तो उसका ये तर्क होता है कि अगर वो भागे भी बाहर तो भी पीछे की ओर जाए। ठीक है, यानी कि व्यापारिक शहर होने के नाते उसका दरवाजा सड़क की ओर खुलना है तो सही है। लेकिन अन्य शहरों का तर्क ये हो सकता है कि छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए दरवाजे कहाँ खुलते होंगे? पीछे की ओर खुलते होंगे, है ना। घरों का दरवाजा कभी खोला होता किसने? मेन गेट के सामने। सीधा दरवाजे से बाहर निकले और मेन गेट पे खड़े हो, सड़क पे खड़े हो, जैसा होगा कभी? थोड़ा गैप होता है कि नहीं? तो ये बाकी दुकानों के दरवाजे सड़क पर खुलते हैं। तो आप लिख लेंगे लोथल में कि दरवाजे किस ओर खुलते हैं? दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं। दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं। तो ये थे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल। इतने ही आप लोगों को पढ़ने, ज्यादा नहीं देखना आप लोगों को। धौलावीरा हो गया, रंगपुर है, सूरकोट का है, लोथल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोथल के बाद राजस्थान का रोपड़, पंजाब का रोपड़ है, राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का बनवाली और राखीगढ़ी। इन स्थानों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पाकिस्तान के हमने 3-4 शहर देखे, उतने ही काफी है। शहरों से इतना ही क्वेश्चन आएगा।
अगर आप किसी वन डे एग्जाम यानी कि कोई छोटा मोटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटा एग्जाम है मान के चलिए, जैसे जो ग्रुप सी तक एग्जाम है उसके लिए काफी है ना। अगर सिविल सर्विस के लिए पढ़ोगे या एचएस और यूपीएससी के लिए पढ़ोगे तो हर एक शब्द के पीछे तर्क देना पड़ेगा। हर शब्द के पीछे क्या देना पड़ेगा? तर्क देना पड़ेगा। शहर भी ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं और शहरों के बारे में जो मिला है वो भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलने पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे। पहले हम समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या लग रही होगी आप लोगों को? मेरे को बतानी पड़ेगी विशेषता, अभी तुम लोगों ने नहीं देखी। सबसे पहली और मुख्य, हाँ जी, हाँ, पहली और प्रमुख विशेषता यह है सिंधु घाटी सभ्यता वालों का नगर नियोजन। क्या है? नगर नियोजन। नगर नियोजन में से सड़कें समकोण पर काटती हैं। सड़कें समकोण पर काटती हैं या फिर ग्रिड आधारित हैं। कैसी आधारित हैं? ग्रिड आधारित हैं। सड़कें, इस तरह की सड़कें कैसी होंगी? इस तरह की सड़कें, यानी कि प्रॉपर तरीके से इस तरह से सड़कें बनी होगी, यानी कि सड़कें समकोण है, ग्रिड आधारित क्या है, इस तरह से। और यहां पे लाइन से घर बने होंगे। क्या बने होंगे? लाइन से यहां पर घर बने होंगे। सड़कें सीधी बनी है, घर भी लाइन से बने। इस बात से क्या मतलब निकालेंगे कि ऐसा, इससे आगे क्या अर्थ निकल के आएगा? जल निकासी व्यवस्था बाद की बात है। इस बात का मतलब है कि इस क्षेत्र में उसमें नियम कानून बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने घर बनाने के दौरान नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया है, इसका मतलब है नियम कठोर है। इसका मतलब यही निकल के आया ना कि नियम कठोर है। जब नियम कठोर है, इस बात का पता हमें कैसे चल रहा है? सड़क सीधी है, सड़क पे किसी के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। सड़क से एक जितनी दूरी घरों को निर्धारित की गई, ठीक उसी लाइन में घर बने हुए हैं, ठीक है। और घरों का आकार निश्चित है, किसी पिछले घर पे कब्जा नहीं किया है। घरों के साथ कुआं भी एक निश्चित स्थान पर बनाया गया है। इसका मतलब है कि वहां का नगर प्रशासन कैसा था? उन्नत किस्म का था। उसी से क्या बनी फिर? नगर योजना बनी। नगर नियोजन अच्छा था, समझाया। साथ में यहां पे नालियां चौड़ी थी। नालियां यानी कि बड़ी थी और ढकी थी। नालियां चौड़ी और ढकी हुई थी, ठीक है। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, और आज अपने शहर में देखना आप लोग, कोई नाली ढकी हुई है? कोई नाली ढकी हुई है आपके शहर की? है ना, सोचो जरा, है ना। तो उस समय का लोगों का नगर नियोजन इतना उन्होंने सोचा, इतना उन्होंने सोचा, और सारी की सारी नालियां कैसी थी? ढकी हुई। और खास बात है, नालियां, छोटी नालियां, फिर बड़ी नालियां, फिर बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा नाला। जैसे मान के चले ऊपर, जैसे ऊपर से चलना हो हम लोगों को महामाया से, तो वहां पे इतना बड़ा नाला बनाने की जरूरत है? थोड़े से घर है तो छोटी सी नाली, फिर नीचे नीचे आते पानी बढ़ेगा तो बड़ा नाला कर दिया, फिर जब और नीचे पहुंच जाएगा तो और बड़ा नाला बना दिया। होगा ऐसा कि नहीं? तो इस तरह से हमें नालियां चौड़ी ढकी हुई, है ना। सड़कें कैसी थी? सड़कें चौड़ी थी। चौड़ी के साथ साथ सड़कों की दिशा पूर्व से पश्चिम थी मुख्यतः। कहां से कहां तक थी? क्यों? उत्तर दक्षिण नहीं होगा सीधा, पूर्व पश्चिमी होगा सीधा? ये नहीं तर्क होगा, है ना। पूर्व पश्चिम इसलिए होगा क्योंकि हवाएं जिस अक्षांश में सिंधु घाटी सभ्यता है, उस अक्षांश में हवाएं पूर्व से पश्चिम या तो पश्चिम से पूर्व चलती है। जब हवा चलेगी तो बहुत बार ऐसा होगा कि सड़क खुद ब खुद साफ हो जाएगी। जब हवा किस दिशा से चली है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अगर हवा चली है तो सड़कें खुद ब खुद क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। तो सड़कों की दिशा, अधिकतम सड़कों की दिशा कैसी है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सड़की, ठीक है। नगर नियोजन तो अच्छा है, चलो ठीक है ना। नगर नियोजन के बाद जल निकासी भी बहुत अच्छी है लोगों की, जल प्रबंधन बहुत अच्छा है ना। सबसे अद्वितीय जल प्रबंधन किसका है? धौलावीरा का। किसका है जल प्रबंधन? धौलावीरा का है, ठीक है।
हाँ, भवन ईंटों के बने थे। सोचो, हम ये भी सही बात है। भवन किसके बने थे? भवन पक्की ईंटों के बने थे। और घर, कुछ घर 1 मंजिल के हैं, कुछ घर 2 मंजिल के हैं, यानी कि बहुमंजिला घर का भी प्रावधान है। 1 और 2 मंजिल के घर हैं, 1 और 2 मंजिल के घर यहां पे मिले। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों तरह के घर यहां पे मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ के, अगला कोई पावर पॉइंट देखिए हम लोग, स्नानागार। ठीक है, स्नानागार मतलब नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की, मोहनजोदड़ो की विशेषता स्नानागार। ठीक है, ठीक है। यहाँ के लोगों को अगर नाप तोल के, ये नहीं, माप का उसका निर्धारण नहीं है ना ये। हाँ जी, कुछ याद नहीं रखना आप लोगों, मोहनजोदड़ो से इतना याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार शहर के बीचों बीच और किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? धार्मिक। और किसका बना था? पक्की ईंट का। बस इतना ध्यान रखना है। लंबाई चौड़ाई नहीं पूछेगा क्योंकि एक ही मिला है। अगर हर जगह स्नानागार मिलता तब वो पूछते कि इस स्नानागार बनाने के पीछे मानक क्या है, क्योंकि एक ही जगह मिला है। तो बाकी जगह मिलता तो अब हम अंदाजा लगाते ना कि इसका स्नानागार इतना चौड़ा है, बड़ा है। विशाल मिला है, बस बड़ा मिला है, बस इतना से लिखा है। हाँ हाँ, बस इतना लिखना आप लोगों ने, है ना। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर नाप तौल की अगर बात करें तो नाप तौल में सबसे छोटा जो बट था वो लगभग 16 किलोग्राम का। कितने का था? 16 किलोग्राम व उनके गुणक। अगर आपको सामान लेना है तो कम से कम कितना लेना पड़ेगा? और 16 किलोग्राम के बदले अगला अगर सामान लेना है तो कितना किलो मिलेगा फिर? 32 किलो। 20 किलो का कोई नहीं मिलेगा सामान, 16 का, 32 का या फिर 48 का, ऐसे मिलेगा सामान। यानी कि जब नाप तौल के लिए जो इकाई प्रयोग की जाती थी या तो 16 किलोग्राम थी या फिर उसके गुणक थे 16, 32, 48, इस तरह से थी। समझाया? इन लोगों को दशमलव का ज्ञान था। दशमलव का ज्ञान था इन लोगों को। ठीक है, दशमलव के ज्ञान के बाद अगर बात करें हम लोग, तो ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी तलवार नहीं मिली है। ठीक है, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा, शेर, गाय से भी परिचित नहीं थे। इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की और क्या विशेषता निकलेगी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन के लिए जाने जाते थे। कपास के उत्पादन के लिए जाने जाते थे। और खास बात है कि पूरी दुनिया में उस समय कपास के लिए जाना जाने वाली एकमात्र सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता कपास के लिए जानी जाती थी। ठीक है, यहाँ का समाज कुछ विभागों में विभक्त था, है ना, जिसमें थे आपके योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, और इसके नीचे थे श्रमिक, और दास। यानी कि इस तरह से समाज का विभाजन था। ठीक है, वर्तमान समय में भी समाज का विभाजन है, लेकिन आज समाज का विभाजन किस आधार पर है? आर्थिक आधार पर, अमीर और गरीब में। किसमें? शिक्षा के आधार पर किस तरह का विभाजन है? ये लोग कुछ भी सोच देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समाज का विभाजन कितने वर्गों में था? योद्धा, व्यापारी, श्रमिक और दास वर्ग। हाँ जी, ज्यादा प्रभाव किसका है? आर्थिक का ज्यादा प्रभाव है। समझाया? और अगर बात करें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की और क्या विशेषता निकल के आएगी? और भी कोई विशेषता होगी कि नहीं?
दशमलव का ज्ञान था इन्हें, 16 किलोग्राम उसका गण का इन्हें ज्ञान था, सड़कें चौड़ी नालियां, ठीक है। तलवार से परिचित नहीं थे, घाय घोड़ा कपास के उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं। और इन ये के जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से ज्यादा परिचित थे, यानी कि कांसे का ज्यादा प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कांसा धातु, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हाँ, अभी इनको पता नहीं था, और सिर्फ चांदी का पता था। और चांदी कहां पे मिल रहा था, किस शहर से? आज ही कराया है, हड़प्पा से। चांदी से परिचित थे, लेकिन चांदी सिर्फ कहां का विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है चांदी। समझाया? तो ये था आप लोगों का क्या, कहां की विशेषता ये? कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। अगर कोई और आपको लग रहा है कि ये तर्क भी हो सकता है तो आप बता सकते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण आपने बात कही। व्यापार की बात करें, ये लोग व्यापार बेशक करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। विदेशी व्यापार भी करते हैं, विदेशों में भी व्यापार करते हैं। विदेश में भेजने वाला, यानी कि जो विदेश में भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं कपास और अनाज, कपास और अनाज। और जो विदेशों से मंगाते हैं धातुएं, क्या मंगाते हैं? धातुएं मंगाते हैं। बस व्यापार का याद है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य काम क्या था? व्यापार करना या कृषि करना? कृषि। क्या लिखोगे आप लोग? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन भी ये लोग करते हैं। पशुपालन भी ये लोग करते हैं। लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? कृषि होगा मुख्य। करते तो व्यापार भी है, पशुपालन भी करते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? कृषि। और कृषि में भी किसको सबसे ज्यादा उगाते हैं? गेहूं को सबसे ज्यादा उगाते हैं। और अगर फसलों की बात करें, किसकी बात करें? फसलों की बात करें तो इन्हें रबी, जैसे आजकल हम लोग रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल, इस तरह की फसलें उगाते, इनको ऐसा ज्ञान नहीं था। इनको नहीं पता था कि रबी फसल कौन सी है, खरीफ फसल। ये दोनों फसलों को साथ में बीज देते थे, जो हो गई उसको काट लेते थे। जैसे अभी सरसों, अभी आजकल किसका टाइम है? गेहूं का। तो गेहूं के साथ सरसों बीजी जाएगी, और ये क्या करेंगे? मक्की भी बीज देंगे। तो मक्की तो होगी नहीं, लेकिन कौन हो जाएगा साथ में? सरसों और गेहूं हो जाएगा। तो उसका ये लोग उपभोग कर लेते थे। यानी कि इन्हें लिख लो इसको अपनी भाषा में, रबी और खरीफ दोनों फसलों को साथ में बीजते थे। रबी और खरीफ दोनों फसलों को साथ में बीजते थे। रबी और खरीफ दोनों फसलों को साथ में बीज लेते थे। यानी कि उसमें से अगर बात करें तो इन लोगों को मटर की फसल का इन लोगों को पता था, चने की फसल भी उस दौरान मिली है, रागी भी उसी दौरान मिली है। तो इन्हें, यानी कि इन्हें फसलों का ज्ञान तो था। सिंधु घाटी सभ्यता की और एक प्रमुख विशेषता लिखेंगे, मंदिर नहीं था। मूर्ति पूजा जरूर थी। मूर्ति पूजा थी, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मूर्तियां मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, नर्तिका की मूर्ति मिली है, उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्तियां मिली है, लेकिन कहीं पर भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे किसका साक्ष्य नहीं मिला है? मंदिर का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है। अगर पूजनीय वृक्ष के रूप में बात करें तो ये लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? यानी कि ये प्रकृति पूजक थे। कैसे थे ये? प्रकृति पूजक थे। और प्रकृति पूजक आप लोग अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? दूसरा एक और ध्यान देंगे, मूर्तियां मिली है, ठीक है, मूर्तियां मिली है, मूर्तियों में से किसकी प्रधानता है?
पुरुष मूर्तियां ज्यादा मिली या महिला मूर्तियां ज्यादा मिली है? महिला मूर्तियों की संख्या क्या है? ज्यादा है। यानी कि देखो, नृतिका की मूर्ति महिला है, मातृ देवी की मूर्ति महिला है। मोहनजोदड़ो से आपको एक मूर्ति लिख लो जिसका नाम है उर्वरकता की देवी की मूर्ति। उर्वरकता, उर्वरकता देवी की मूर्ति आप यहां पे देख सकते। समझा यहां तक? यानी कि किसके पूजक थे ये? प्रकृति पूजक थे। यहाँ पे मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मूर्ति पूजा थी लेकिन मंदिर का यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं मिला। समझाया? उसके अलावा और क्या विशेषता निकल सकती है यहां से? हाँ जी, काफी है कि और पढ़ना है? बस? क्यों बस? पेपर में आग लाएगा फिर। वो है, मूर्ति है, बस उसमें क्या करना। हाँ, प्रश्न पूछेगा किस शहर से प्राप्त हुई है? किस शहर से प्राप्त हुई? मूर्तियां भी दो तरह की थी। एक मूर्तियां धातु से बनी हुई थी, दूसरी मूर्तियां पत्थर से बनी हुई थी। जो पत्थर से बनी हुई मूर्तियां थी उन्हें कहते हैं हम लोग प्रस्तर मूर्ति, और धातु से बनी हुई मूर्तियां क्या थी? अब धातु की मूर्ति कैसे बनाते थे सोचो जरा। ये पत्थर तो चलो तराश दिया, धातु कैसे तराशेंगे? हाथ से? आग से? आग से कौन? आग से कैसे तराशेंगे भाई मूर्ति? लोहा ही नहीं है। कैसी वीडियो है ना। यहां पे धातु की मूर्ति बनाने के लिए इन लोगों के द्वारा एक विधि प्रयोग जिसे कहते हैं द्रव्यमोम विधि। कौन सी विधि? विधि। यानी कि ये लोग रेत से यानी कि मिट्टी से एक तरह का खांचा डिजाइन करते थे, उसके अंदर धातु को मेल्ट करके डाल देते थे। उसके अंदर क्या करते थे? धातु को मेल्ट करके डाल देते थे। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमोम विधि उसे कहते हैं। समझाए यहां तक? तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषता। इतनी सभ्यता आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? क्या क्या मत है आपका? बाढ़ आई होगी, ठीक है। सूखा, युद्ध, हाँ जी, बस तीन ही। और भूकंप, ओ माय गॉड, भूकंप आएगा। हाँ जी, और कोई? भूखमरी, हाँ भूखमरी, ठीक है। क्या? सूखा हो गया मतलब बारिश नहीं। भूखमरी का मतलब होगा कि अनाज नहीं हो रहा था। और बीमारी, कौन सी बीमारी? कोरोना वायरस। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां था कोरोना वायरस भाई? बीमारी, महामारी, हो माय गॉड, बीमारी भी कैसी महामारी, क्या बात है। और कौन से हैं? और कोई विचार है आप लोगों का? ऑनलाइन में भी बताएंगे कुछ विचार की नहीं? ऑनलाइन वाले सन पड़े हुए। हाँ जी, सुनामी, क्या बात है, क्या बात है। और कुछ? खत्म हो गया आपका? ये सारे गलत हैं। ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे? अमान्य होंगे ये। हाँ, क्योंकि सही कारण पता ही नहीं है खत्म कैसे हुई, ठीक है। तो इस पर अगर सही कारण है तो फिर इसलिए तो बताएंगे हम लोग। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता कई कहा, क्यों खत्म हुई इतनी विलक्षण सभ्यता, इतना नगर नियोजन, इतना सब कुछ, धातु का ज्ञान होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता गई कहां? तो इसके दो आंसर देंगे हम लोग। पहला कारण पतन के लिए हम लिखेंगे जलवायु कारक। क्या कारण लिखेंगे? जलवायु कारण।
यानी कि ऐसा हुआ होगा कि यहाँ की कुछ जलवायु इस तरह से हुई होगी, इस तरह से परिवर्तन हुआ होगा कि यह क्षेत्र रहने के लिए उपयुक्त नहीं हुआ होगा। लेकिन यह तर्क एक समय बाद गलत हो जाएगा। जिस क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हो वहां पे आज भी लोग रह रहे हैं। जब वहां पे जलवायु परिवर्तन हो तो आज मानव वहां कैसे पहुंच गया? इसका मतलब हमेशा के लिए बेकार हो जाना चाहिए, लेकिन आज कैसे मानव पहुंचा? तो इस बात को कुछ इतिहासकार मानने से इनकार कर देते हैं कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन भी नहीं हुआ। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि समय के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में भ्रष्टाचार बढ़ा होगा, कुछ अनैतिक चीजें बढ़ी होंगी, या यहाँ पे युद्ध वगैरह की स्थिति उत्पन्न हुई होगी, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त नहीं हुई बल्कि ग्रामीण व्यवस्था में चली गई। किस में चली गई? क्योंकि शहरों को छोड़ने के बाद लोग कहां जाएंगे? गांव में जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरीकरण से किस अवस्था में चली गई? ग्रामीण संस्कृति में चली गई। कल किसी ने प्रश्न पूछा था, कल आपने पूछा था कि गांव के लोग भी तो सभ्य होते हैं। गांव के लोगों के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका शब्द का प्रयोग किया जाता है? संस्कृति का। आप लोग जब इतिहास को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ेंगे, पाषाण काल संस्कृति के बाद पढ़ेंगे आप लोग हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद पढ़ेंगे आप हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के पीछे भी संस्कृति लग रहा है, आगे भी संस्कृति लग रहा है, लेकिन बीच में क्या शब्द जुड़ा है? सभ्यता। तो सभ्यता के दो मानक बताए थे मैंने। क्या? लेखन कला का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा किस अवस्था में होना चाहिए? नगरीकरण में। ग्रामीण लोग भी सभ्य हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। समझाया? तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त नहीं हुई, किस चरण में चली गई है? ग्रामीण चरण में चली गई है। और इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चली गई है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमारे बीच में मौजूद है कि नहीं? कैसे? मैंने पूछा सिंधु घाटी सभ्यता आज हमारे बीच में चल रही है कि नहीं? कैसे? सोचना है आप लोगों को। कैसे आज मतलब हमारे बीच में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही हो? तुम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। देखो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई होगी तो आज के मानवों को पीपल के वृक्ष की पूजा किसने बताई? पहला कारण। चलो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता अगर समाप्त हो गई थी तो आज के मानव को मूर्ति पूजा किसने बताई? दूसरा कारण। और देखो जरा, तो इन्होंने तो अपने समय के अनुसार खोज करके करा ना पता। इन्होंने तो रोज सीखा, लाखों साल लगे इस यहां तक पहुंचने में। जब मैंने पाषाण काल बताया था, मैंने बताया था लाखों वर्ष पूर्व से लेके, तो ये तो लाखों वर्षों में खुद सीखे। कपास की जानकारी किसे दी? है ना। पशुपालन किससे सीखा? ठीक है। उसके अलावा देखो जरा, आज भी किसके घर बन रहे हैं? पक्की ईंटों के घर बन रहे हैं। दशमलव का प्रयोग आज भी हो रहा है। सड़कें कैसी बन रही है? आधुनिक शहरों का निर्माण हो रहा है। व्यवस्थित, भारत का सबसे व्यवस्थित शहर है वर्तमान समय चंडीगढ़। तो ऐसे शहरों की कल्पना कहां से आई? ठीक है, और दिखाते हैं जरा आप लोगों को। जल प्रबंधन प्रणाली आज भी प्रयोग हो रही है। ठीक है। उसके बाद ये सारा क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता तो चला रहा है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता कभी समाप्त हुई ही नहीं, बल्कि इसने अपना रूप बदल दिया। जो कभी शहर थे, लोग थे, वो कहां चले गए? गांव में चले गए। तो ठीक इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में पढ़ते हैं वैदिक काल। और वैदिक काल कैसी सभ्यता है? ग्रामीण संस्कृति है, यानी कि लोग किसमें निवास करते थे? गांव में। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता कभी समाप्त नहीं हुई। किस अवस्था में चली गई? ग्रामीण संस्कृति में चली गई। अब लोग कहां रहेंगे? जाके गांव में रहेंगे। सोचा था आप लोगों ने इससे पहले कभी ऐसा हुआ होगा? बाढ़ आई, क्या क्या बताया इन लोगों ने? बाढ़ आई हुई है जी, सूखा बरसात, सूखा पड़ा हुआ, युद्ध हुआ होगा। ओ माय गॉड, ऑपरेशन सिंदूर, जलवायु परिवर्तन, है ना। ये कारण थोड़ा सा सही था, बाकी भूखमरी वगैरह ये नहीं होगा, है ना। सुनामी वगैरह, पहाड़ों में सुनामी आ रही है, सोचो जरा, कैसे सोचते हैं तुम लोग?
हाँ जी, आप जो बोलेंगे वो गलत होगा, ऐसा होगा। ओ माय गॉड, तो सही बोलो ना, फिर कैसे गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग सीखने के उद्देश्य से आ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे आपकी बातों को काटा जा रहा है तो इस बात को एगो पे नहीं लेना कि मेरी बात को काट दिया गया है ना। हमेशा कहता हूं यहाँ पे जब भी आना है विद्यार्थी बन के आना है, यहाँ पे सीखने के उद्देश्य से आना। यहाँ पे लगभग मैं खुद कहता हूँ आपकी मैं 70% बातों को काट दूंगा कि जी गलत बोल रहे हैं आप लोग। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग नहीं थे, आपको नहीं आता था, लेकिन मैंने काट दिया। मैंने ये इसलिए काटा गया है क्योंकि आपने जितना सोचा वो तो आपको आया। अगर मैं नहीं काटूंगा आप उतना सोच के रुक जाएंगे। जब मैंने काटा आपने अगले 30% के बारे में सोचा कि नहीं? आपके अंदर समझ विकसित हुई। मेरा मतलब ये सब, मेरा उद्देश्य ये चीजें कराना है ही नहीं। ये जो मैंने आज की क्लास में लिखाया ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे, ये तुम्हें क्या मेरे द्वारा ही कराया जाएगा? इसके मेरे अलावा क्या इसका कोई सोर्स मौजूद नहीं है इस धरती पे? 50 रुपए की किताब मिल जाएगी, सारा का सारा लिख दिया गया होगा। मेरे पास पढ़ने का मतलब यह है, क्लास लगाने के उद्देश्य दो होते हैं। पहली बात है आप रेगुलरिटी में आएंगे, दूसरी बात है आपके अंदर समझ विकसित होगी, और तीसरा कर्तव्य मेरा है कि मैं संबंधित विषय के सब्जेक्ट पर आपका इंटरेस्ट जाऊंगा। बाकी ये तो सारा किताब मिलेगा, मेरे को कौन सा आकाशवाणी हो रही रात को कि कल जाके ये पढ़ाओ सर आप, तो मैं भी तो किसी किताब से ही पढ़ा, तो वहां नहीं लिखा हुआ है सारा, तो मैं क्यों ना वही किताब आपको दे दूं? फिर जरूरी है यहाँ 1 घंटा बैठना, मेरा इंतजार करना 1:30 बजे तक सर पढ़ाएंगे क्लास? तो सुबह 4 बजे भी आप फ्री हो सकते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से पढ़ना है? यहाँ पर सीखना है, सोच समझ विकसित करनी है, सोचने का नजरिया देखना है ना, सोच विकसित करनी है यहाँ पर। दूसरा मेन मकसद यहाँ पे सीखने के उद्देश्य से पहुंचना है ना। और प्रकृति हमेशा एक क्रम का फॉलो करती है। आप पहले विद्यार्थी बनेंगे फिर नौकरी लगेगी। इस धरती में देख लेना, जो विद्यार्थी नहीं बन पाए वो नौकरी भी नहीं लग पाती। आप लोग देखना कई छात्र ऐसे होंगे जी 15 एग्जाम दिए लगातार फेल हो रहे हैं, एक ही गलती है, क्या नहीं बन पा रहा? विद्यार्थी ही नहीं बन पा रहा वो। हाँ जी, है ना। क्लास में आना है, समय से है ना, बैठना है ना। अगली कुर्सी में पैर रख के बैठे होते, सोचो जरा तुम लोग। है ना, ऑनलाइन वाले हंस रहे हैं, देखो ना, तुम्हारे को हंस रहे हैं, कितने घटिया लोग हैं तुम लोग। तो इस तरह से पढ़ के आना रोज करो, ठीक है? और बेरंग बन के कोई नहीं आएगा, समझाइए। यहां तक कोई समस्या तो बताई जाए, है ना। मोहन दुर्वा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? इसका तो ट्रिक बताए, इसका तो सिर्फ सोचना है, देखने की जरूरत है इसमें। क्या प्रपंच? क्या हाँ जी, पशुपतिनाथ की। ये कौन सा तरीका है? पशुपतिनाथ की सर, पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ की। इसका मतलब आप समझाओ जो भी है। पशुपतिनाथ की मृत्यु, अच्छा। यहां तक समझाए जो आपको पढ़ाया? समझाए कि नहीं? लग गया पता? दोबारा बताना है तो दोबारा बता दिया जाएगा। दोबारा समझाना है? दोबारा समझाना है, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त। नॉर्मली क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो भागों में था। एक था उच्च भाग, यानी कि थोड़ा सा ऊंचाई वाला हिस्सा था। दूसरा था थोड़ा सा कम हिस्सा, जहां पे आम जनता रहती थी, और थोड़ा सा ऊंचा भाग जहां पे शासक वर्ग रहते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरफ को भी जनता रहती थी, और वो बीच में क्या रहते थे? शासक रहते थे। यानी कि शासक यहाँ पे कहाँ रहते थे? बीच में। और बाकी जगह कहाँ रहते थे? पूरा एक कॉलोनी उनकी इसकी थी, शासकों की। हाँ, मतलब थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र होगा ताकि राजा को पूरा शहर दिखता रहे। वर्तमान समय भी अगर आप देखेंगे, अगर कोई राजा का महल आपने देखा होगा, थोड़ा सा ऊंचाई पर है कि नहीं?
तो वहां पे उसी तरह से राजा का जो महल होगा थोड़ा सा कहां पर होगा, जैसे अपने शहर में बात करो तो राजा का महल ऊंचाई पर है कि नहीं, है ना। और बाकी महल मिला गया आपको, पुराना महल शास्त्री कॉलेज में, वो पहले राजा का महल ही होता था। हाँ, संस्कृत कॉलेज, हाँ, तो वो भी ऊंचाई पर है। मंडी में चले जाओ तो मंडी में भी वो किस पर है, ऊंचाई में है, यानी हाँ जी। मार्केट अब बनी है, पहले वो वीरान होता था पूरा शहर, है ना। ये आज के सोचने सर कहाँ, वो तो दिख नहीं रहा है आजकल, आज नहीं दिख रहा ना, उसमें तो दिख रहा था। हाँ जी, डॉक यार्ड मतलब जहां पे बंदरगाह रुकते हैं, बंदरगाह नहीं सॉरी, जहां पे जहाज रुकते हैं, जहाज इंग्लिश में सुनना चाहता है वो माइग्रेटशिप है। ऑनलाइन वाले क्यों हंस रहे हैं भाई तुम लोग, ये खुद पे ही हंस रहे हैं, सर हमने जवाब नहीं दिया, हम बड़े खुश हैं खुद पे ही। ठीक है, फिर कोई समस्या परेशानी नहीं, बाकी क्लास करेंगे फिर हम लोग कल।